नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वाति रायना, लेकर हाजिर हूं सुपरफास्ट बुलेटिन खबर 40, जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खास खबरें फटाफट। कारोबार, राजनीति के साथ बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी तमाम राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के साथ ग्लोबल खबरों का हाल। शुरुआत आज की खबर 40 का कारोबार से जुड़ी खबरों के साथ। 7 दिनों की तेजी के बाद बाजार में आज दायरे में कारोबार हुआ। अमेरिकी बाजारों में कमजोरी के चलते आज भारतीय बाजारों की कमजोर शुरुआत हुई। बाद में दिन भर दायरे में कारोबार होता रहा। आज के कारोबार में रियल्टी, मेटल शेयरों में खरीदारी रही। आईटी, ऑटो, फार्मा शेयरों पर दबाव रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 38 अंक उछलकर 60,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी भी 12 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 17,956 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी 194 अंकों की तेजी के साथ 39,656 अंक पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 में से 27 शेयरों में गिरावट रही। आज सेंसेक्स पर सबसे ज्यादा तेजी कोटक महिंद्रा बैंक में रही और ये करीब 3.5% चढ़कर बंद हुआ। एल&टी में भी 2% से ज्यादा की तेजी रही। भारतीय एयरटेल, अल्ट्राटेक, इंडसइंड बैंक में 1% से ज्यादा की तेजी रही। सेंसेक्स पर आज सबसे ज्यादा गिरावट डॉक्टर रेड्डीज में रही और ये 2% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। विप्रो, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1% से ज्यादा की गिरावट रही। आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी रही। टाटा मोटर्स को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बड़ा ऑर्डर मिला है। टाटा मोटर्स ने जानकारी दी है कि उसे बीएमटीसी यानी बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से 921 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर मिला है। टाटा मोटर्स इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 12 साल की अवधि के लिए 12 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति, संचालन और रखरखाव का काम करेगी। टाटा मोटर्स ने कहा कि उसे पिछले 30 दिनों में दिल्ली परिवहन निगम से 1500 इलेक्ट्रिक बसों और पश्चिम बंगाल परिवहन निगम से 1180 इलेक्ट्रिक बसों के ऑर्डर मिल चुके हैं। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। आखिरी दिन ये आईपीओ 32.5 गुना भरकर बंद हुआ है। इसके शेयरों का अलॉटमेंट 23 अगस्त को होने की उम्मीद है, जबकि शेयरों की लिस्टिंग 26 अगस्त को हो सकती है। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी फोकस्ड इंजीनियरिंग और डिजाइन कंपनी है। इसके अलावा कंपनी ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे सेक्टर्स को भी अपनी इंजीनियरिंग और डिजाइन सेवाएं देती हैं। इसके हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में 11 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तमिलनाडु, हरियाणा और जर्मनी में R&D फैसिलिटीज भी हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 23 पैसे टूटकर 79 रुपए 67 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 79 रुपए 60 पैसे के स्तर पर खुला था और 79 रुपए 68 के स्तर पर जाता भी दिखा। डॉलर इंडेक्स में तेजी के चलते रुपए में कमजोरी देखने को मिली है। आज डॉलर इंडेक्स 106.68 के स्तर पर पहुंच गया। जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में रुपया दायरे में कारोबार कर सकता है। नेशनल पावर ग्रिड ऑपरेटर ने 13 राज्यों को स्पॉट मार्केट में बिजली की खरीद या बिकवाली के लिए हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है। राज्य की ओर से बकाये का भुगतान नहीं किए जाने के चलते नेशनल पावर ग्रिड ने यह फैसला लिया है। इससे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां शामिल हैं। आपको बता दें, बिजली कंपनियों का डिस्कॉम पर कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए का बकाया है। इनमें सबसे ज्यादा बकाया 1,380 करोड़ रुपए का बकाया तेलंगाना पर है। नेशनल पावर ग्रिड के इस फैसले के बाद डिस्कॉम स्पॉट मार्केट से अतिरिक्त बिजली नहीं खरीद पाएंगी। टेलीकॉम विभाग ने 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन खारिज कर दिया है। खबरों के मुताबिक एयरटेल इसी महीने 5G सर्विस की शुरुआत कर सकती है। स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा, ये ईज ऑफ डूइंग का शानदार उदाहरण है। उन्होंने कहा, बुधवार को एयरटेल ने स्पेक्ट्रम के 8,312 करोड़ रुपए का पेमेंट किया और कुछ ही घंटों के अंदर उसे तय फ्रीक्वेंसी बैंड के अलॉटमेंट का लेटर जारी कर दिया गया। 5G स्पेक्ट्रम आवंटन के अनुभव पर खुशी जताते हुए मित्तल ने कहा कि डीओटी के साथ 30 साल के अनुभव में ऐसा पहली बार हुआ है। रिटेल स्टोर चेन डीमार्ट ने मेगा प्लान का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि डीमार्ट के स्टोर्स की संख्या मौजूदा 284 से बढ़ाकर 1500 की जाएंगी। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के सीईओ नेविल नोरोना ने यह जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने इसके लिए टाइमलाइन और कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इसकी जानकारी नहीं दी है। नोरोना ने कहा कि मार्केट के बड़े प्लेयर्स एक दूसरे की चिंता किए बिना खुशी खुशी अपना काम कर सकते हैं। इस बारे में अगले 20 साल तक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सेक्टर में ग्रोथ अच्छी दिख रही है। डीमार्ट ने मार्च से अब तक सबसे ज्यादा 50 नए स्टोर्स इस साल खोले हैं।
जून के मुकाबले जुलाई में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है। डीजीसीए ने बताया कि जुलाई महीने में 97 लाख से ज्यादा यात्रियों ने घरेलू उड़ानों के जरिए यात्रा की। यह जून के 1.5 करोड़ यात्रियों की संख्या के मुकाबले 7.6% कम है। आमतौर पर बारिश के मौसम में हवाई यात्रा में कमी आती है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के यात्रियों की संख्या जुलाई में 57,11,000 रही। इंडिगो की मार्केट में हिस्सेदारी 58.8% रही। मारुति ने नई ऑल्टो K10 लॉन्च कर दी है। ये सॉलिड व्हाइट, सिल्की सिल्वर, ग्रेनाइट ग्रे, सिजलिंग रेड, स्पीडी ब्लू और अर्थ गोल्ड कलर ऑप्शंस में मिलेंगी। नई ऑल्टो की शुरुआती कीमत 3,99,000 रुपए है, जबकि टॉप वेरिएंट के लिए आपको 5,83,000 रुपए चुकाने होंगे। ऑल्टो K10 पहली बार 2 यूनिक पर्सनलाइजेशन थीम इम्पैक्टो और ग्लिंटो के साथ आएगी। ऑल्टो K10 का डिजाइन कुछ सिलेरियो से मेल खाता है। गाड़ी के फ्रंट में नए पेपी हेडलैम्प्स और डायनेमिक हनीकोम पैटर्न में ग्रिल है। कंपनी का दावा है ये 1 लीटर में 24.90 किलोमीटर का माइलेज देगी। इसका इंजन 998 सीसी का है। रेलवे की सब्सिडरी कंपनी IRCTC ने अपने पास मौजूदा कस्टमर्स के डेटा को मोनेटाइज करने का फैसला किया है। कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए कंपनी ने टेंडर भी जारी कर दिए हैं। हालांकि अभी टेंडर सिर्फ बिजनेस पोटेंशियल के आकलन के लिए है, लेकिन इस टेंडर से लोगों के डेटा पर खतरा आता दिख रहा है। IRCTC के अनुमान के मुताबिक कंपनी को डेटा के मोनेटाइजेशन से 1,000 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। हालांकि IRCTC ने यह भी कहा कि कस्टमर की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कंपनी ने कंसल्टेंट के लिए 29 अगस्त तक बोली मंगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट की ओर से वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज को जारी रखने का आदेश दिया है। CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सर्विस चार्ज की वसूली पर रोक लगाई थी। CCPA के फैसले को रेस्टोरेंट के संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आज की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि CCPA की गाइडलाइंस पर रोक जारी रहेगी और रेस्टोरेंट अगली सुनवाई तक सर्विस चार्ज लेने के लिए स्वतंत्र हैं। CCPA की गाइडलाइंस के मुताबिक सर्विस चार्ज देना या न देना ग्राहक पर निर्भर करेगा। रेस्टोरेंट इसके लिए किसी भी तरीके से ग्राहकों को बाध्य नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हथियारों से भरी नाव मिलने से आज खलबली मच गई। नाव में 3 AK-47 गोलियां समेत कुछ विस्फोटक भी मिले। फिलहाल ATS मामले के हर एंगल से जांच कर रही है। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह नाव ऑस्ट्रेलिया की एक महिला की है और खराब होने के कारण हरिहरेश्वर समुद्र तट पर पहुंच गई। फिलहाल किसी आतंकी एंगल की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने बताया रायगढ़ से मिली संदिग्ध नाव में 3 AK-47 राइफल और बारूद मिले हैं। इनको वाटरप्रूफ बक्से में रखा गया था। तफ्तीश में यह ध्यान में आया है कि इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई। हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है, क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीजन चल रहा है। जम्मू कश्मीर में रहने वाले दूसरे राज्यों के लोग भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोट डाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें निवास प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने निर्देश में कहा कि सुरक्षा बलों के जवान भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। 2019 के चुनाव में राज्य में कुल 78,70,000 वोटर्स थे। अब लद्दाख के अलग होने से करीब 76,70,000 वोटर्स हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। इस साल के अंत तक चुनाव प्रस्तावित हैं। जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों से आए लोगों को वोटिंग अधिकार देने को लेकर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर एक प्रयोगशाला बन चुका है। महबूबा ने आरोप लगाया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए 25 लाख बाहरी वोटर्स को शामिल किया गया है। महबूबा का आरोप है कि बीजेपी इजरायल और फांसी जर्मनी की नीति कश्मीर में लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पैसा और ईडी के बल पर सरकार बनाती है। उन्होंने साथ ही कहा, चोर दरवाजे से बीजेपी जम्मू कश्मीर का चुनाव जीतना चाहती है। कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी पर होने वाली अपनी रैली की तारीख आगे बढ़ा दी है। कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली को टाला है। अब ये रैली 4 सितंबर को होगी। इससे पहले ये रैली 28 अगस्त को होने वाली थी। कांग्रेस पिछले कुछ वक्त से महंगाई पर केंद्र सरकार को घेर रही है। खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सब कुछ महंगा हो गया है। कांग्रेस इसी के खिलाफ रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली करने वाली है।
बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के बाद अब नए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी हमलावर हो गई है। दरअसल आरजेडी नेता और जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले का आरोप है। हैरान करने वाली बात यह है कि सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले में केस करने वाली सरकार और कोई नहीं, नीतीश कुमार की ही सरकार थी। सुधाकर सिंह कैमूर के रामगढ़ से विधायक हैं। मामले को तूल पकड़ता देख नए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह खुद सामने आए और अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आरोप हमेशा लगाए जाते हैं लेकिन हमेशा सच नहीं होते। सुधाकर सिंह ने कहा कि वो किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देंगे। बिहार में नया गठबंधन बने अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और बगावत की आवाज उठने लगी है। पूर्णिया के धमदाहा से विधायक लेसी सिंह के मंत्री बनते ही रुपौली की जेडीयू विधायक बीमा भारती भड़क गई हैं। बीमा भारती ने लेसी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने खाद्य मंत्री लेसी सिंह पर वसूली और मर्डर कराने का गंभीर आरोप लगाया है। बीमा भारती ने यह भी कहा कि अगर पार्टी उनकी मांग पर ध्यान नहीं देगी तो वो इस्तीफा दे देंगी। कहा यह जा रहा है कि लेसी सिंह नीतीश की करीबियों में हैं और बीमा भारती पहले भी नीतीश कैबिनेट में मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन इस बार बीमा भारती का पत्ता कट गया जिससे वो भड़क गई हैं। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के 11 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी दिल्ली, लखनऊ और गाजीपुर सहित कई शहरों में की गई। ईडी के अफसरों ने मऊ और मुख्तार के मोहम्मदाबाद स्थित उसके घर पर छापेमारी की। इसके अलावा ईडी ने विक्रम अग्रहरी, गणेश मिश्रा और खान बस सर्विस के मालिकों के यहां भी छापे मारे। ईडी अपने साथ सीआरपीएफ की एक टुकड़ी भी लाई थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मार्च 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लखनऊ में दर्ज किया गया। आरोप यह कि मुख्तार ने 2020 में जाली दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को आज कोर्ट से राहत नहीं मिली। शिक्षक भर्ती घोटाले में आज दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी। पेशी के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और उसके बाद पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को फिर से 31 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये दोनों को स्कूल सेवा आयोग नियुक्ति घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खबर चालीसा में देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें देखते हैं। राजस्थान के करौली में एसबीआई की एक ब्रांच में अनोखे चोर का मामला सामने आया है। बैंक की तिजोरी से 11 करोड़ रुपए के सिक्के गायब हो गए हैं। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने आज देश के विभिन्न शहरों में 25 स्थानों पर छापेमारी की। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया है कि चोरी के इस मामले में आज दिल्ली, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, उदयपुर और भीलवाड़ा में लगभग 15 तत्कालीन बैंक अधिकारियों के ठिकानों पर तलाशी दी। चोरी का यह मामला पिछले साल अगस्त 21 का है, जब करौली के एसबीआई ब्रांच से सिक्के गायब हुए थे। बाद में हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए 8 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया है। इन यूट्यूब चैनल में 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी चैनल हैं। ब्लॉक चैनलों को 114 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया और इन चैनल्स पर 85,73,000 सब्सक्राइबर्स हैं। आरोप ये कि ये भारत में दहशत पैदा करने, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने और सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने वाले कंटेंट परोस रहे थे। इससे पहले इसी साल 25 अप्रैल को मोदी सरकार ने 16 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया था। उन चैनल्स में 10 भारतीय जबकि 6 पाकिस्तानी बेस्ड चैनल थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की घेराबंदी को लेकर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले नया प्लान तैयार किया है और इसके लिए बीजेपी ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को छिंदवाड़ा का प्रभारी बनाया है। पूर्व सीएम कमलनाथ को बीजेपी इस बार उनके घर में ही घेरने की तैयारी राष्ट्रीय स्तर से शुरू कर चुके हैं। जिस जाम सांवली मंदिर से फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश से 10 साल की दिग्विजय सिंह की सरकार को बेदखल किया था, उसी जाम सांवली मंदिर से गिरिराज सिंह भी छिंदवाड़ा का प्रभार लेकर 3 दिन जिले में गुजारेंगे और अपनी रणनीति तैयार कर अपनी रिपोर्ट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगे, जिसके बाद छिंदवाड़ा को कांग्रेस मुक्त करने का फॉर्मूला दिल्ली में तय होगा। रोहिंग्या के मुद्दे पर एक बार फिर दिल्ली की राजनीति गरमाने लगी है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार आमने सामने आ गई है। इस मसले पर दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया। गौतम गंभीर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर रोहिंग्या को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। गंभीर ने कहा कि रोहिंग्या को लेकर दिल्ली सरकार का क्या रुख है, सीएम अरविंद केजरीवाल ये बताएं। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश भर में 40,000 के आसपास रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं।
गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि इन रोहिंग्या शरणार्थियों को जब तक कानून के तहत उनके देश नहीं भेज दिया जाता तब तक उन्हें डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा। मुंबईकरों के लिए बस यात्रा आरामदायक होने जा रही है। जल्द मुंबई की सड़कों पर भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस दौड़ती नजर आएगी। मुंबई में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का उद्घाटन किया। जल्दी मुंबईकरों की सेवा में इस तरह की 200 बसें जुड़ने वाली हैं। फिलहाल मुंबई के पश्चिमी और पूर्वी उपनगर तक ये बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा वर्ली, लोअर परेल, अंधेरी, गोरेगांव, बोरीवली तक ये बसें चलेंगी। साथ ही इन बसों में सिटिंग की व्यवस्था होगी। किसी भी यात्री को खड़े होने की इजाजत नहीं होगी। हाल ही में करीना कपूर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा फिल्म में नजर आई थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई, जबकि तब्बू की फिल्म भूल भुलैया 2 ने धूम मचा दी। अब दोनों ही एक्ट्रेस नए प्रोजेक्ट में एक साथ नजर आने वाली हैं। हालांकि अब तक फिल्म के टाइटल को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई। खबर यह कि रिया की ये फिल्म 2 महिलाओं की कहानी है जो एक दूसरे का सहारा बनती हैं। ये फिल्म अगले साल जनवरी में फ्लोर पर जाएगी। सोशल मीडिया पर जारी बॉयकॉट की आंधी में सलमान खान भी फंस गए हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 का भी लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। सलमान खान के खिलाफ जमकर कमेंट्स किए जा रहे हैं। उनके पुराने वीडियोस भी सोशल मीडिया में सर्कुलेट किए जा रहे हैं। सिर्फ भाईजान ही नहीं बल्कि बॉयकॉट के निशाने पर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट के ब्रह्मास्त्र है। हाल ही में अर्जुन कपूर का एक बयान भी सामने आया था जिसमें वो बॉलीवुड को एक्शन लेने और इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त न करने की बात कह रहे थे, जो अब काफी वायरल हो रहा है। इससे यूजर्स काफी भड़क उठे हैं। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पिछले कुछ दिनों से अपनी सेहत के चलते सुर्खियों में हैं। बीते 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तब से ही वो वेंटिलेटर पर है। इस बीच खबर यह है कि अचानक राजू श्रीवास्तव की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी है। ब्रेन लगभग डेड की स्थिति में पहुंच गया है। वहीं फैंस, परिवार के सदस्य और उनके दोस्त हर कोई उनके जल्द से जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहा है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को लेकर हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा तब्बू ने बड़ा बयान दिया। उनका मानना है फिल्म ने कितनी ही कमाई की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मानना है एक्टर्स को भी इसके बारे में तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिल्म में एक्टर्स का पैसा नहीं लगा होता। ऐसे में एक्टर्स को बस काम पर फोकस रखना चाहिए। बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को लेकर सिर्फ निर्माताओं को ही चिंता करने की जरूरत है। साउथ स्टार विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर 25 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले इसका एक गाना विवादों में आ गया है। गाने में रैप डायलॉग को शामिल करने पर यूजर्स भड़क गए हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने गाने को ट्रोल करना शुरू किया। यूजर्स गाने के ऐसे लिरिक्स को सुनने के बाद यंग जनरेशन को लेकर चिंता जता रहे हैं। इस फिल्म को करण जौहर के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया। गाने में विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे का धमाकेदार डांस है, जिसमें रेप डायलॉग को शामिल किया गया है, जिस पर लोगों ने आपत्ति जताई है। विराट कोहली के इंटरनेशनल डेब्यू के आज 14 साल पूरे हो गए। उन्होंने 18 अगस्त 2008 को श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच में से अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक यानी 14 साल में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन और शतक बनाने के मामले में वो टॉप पर हैं। साल 2008 में हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को जिताने के बाद विराट कोहली को आईपीएल में डेब्यू का मौका मिला, जहां आरसीबी की ओर से उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली के शानदार 14 साल पूरे होने पर उनकी आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खास अंदाज में बधाई दी। आरबीसी ने कोहली के कई तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि साल 2008 में आज ही के दिन विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ डाम्बुला में अपने 1 दिवसीय क्रिकेट करियर का आगाज किया था। इसके अलावा फ्रेंचाइजी ने कोहली का एक वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए फ्रेंचाइजी ने लिखा, विराट कोहली का 1 दिवसीय रिकॉर्ड खुद बोलता है। आयरलैंड और अफगानिस्तान की टीम के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मैच बेलफास्ट के मैदान पर खेला गया। बारिश से प्रभावित इस मैच में आयरलैंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महज 6.4 ओवर में ही जीत हासिल कर ली। इस जीत के साथ ही आयरलैंड की टीम ने पहली बार अफगानिस्तान के खिलाफ 3-2 से सीरीज को अपने नाम किया। इतना ही नहीं, पॉल स्टर्लिंग अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रनों के आंकड़े को पार करने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। वेस्टइंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने T20 क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 38 वर्षीय ब्रावो T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। ये कारनामा उन्होंने द 100 टूर्नामेंट में नॉर्दर्न सुपरचार्जर की ओर से खेलते हुए किया। इसके अलावा कोई भी गेंदबाज T20 क्रिकेट में 500 विकेट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया है। ब्रावो ने ओवल इनविंसिबल्स के खिलाफ 20 गेंद में 29 रन देते हुए 2 विकेट झटके। अब उनके 545 मैच में 600 विकेट हो गए हैं।
लगभग 16 महीने बाद रिंग में वापसी कर रहे भारत के स्टार मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने पुराने अंदाज में शुरुआत की। प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू करने के बाद लगातार 12 मैचों में जीत हासिल करने वाले विजेंदर सिंह अपना 14वां मुकाबला खेलने के लिए घाना के इलियासु सुले के सामने उतरे, जहां उन्होंने नॉकआउट से जीत हासिल की। विजेंदर सिंह ने अपना 13वां मुकाबला पिछले साल मार्च में रूस के आर्तिश लोब्सान के खिलाफ खेला था, जिन्होंने नॉकआउट किंग के नाम से मशहूर विजेंदर को नॉकआउट कर पहली हार का सामना करना पड़ा था। हार के बाद विजेंदर सिंह कोरोना महामारी के चलते काफी समय तक रिंग से बाहर थे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक मस्जिद में धमाका होने से 20 लोगों की मौत हो गई। धमाके में 40 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों में 5 बच्चे शामिल हैं। इन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खबरों के मुताबिक धमाका काबुल के खैरखाना इलाके के एक मस्जिद में नमाज के दौरान हुआ। तालिबान के सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि ब्लास्ट की जांच शुरू कर दी गई है। काबुल पुलिस के मुताबिक ब्लास्ट में मस्जिद के मौलवी की भी मौत हो गई। अमेरिका चीन को एक बार फिर टेंशन देने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ताइवान के साथ एक व्यापक व्यापार संधि पर बातचीत करेंगे। बीजिंग के सैन्य अभ्यास आयोजित करने के बाद अमेरिका ने ताइवान के साथ ये कूटनीतिक पहल की है। हाल ही में अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। आपको बताएं, ताइवान की सेना ने भी चीनी युद्धाभ्यास का जवाब देते हुए मिसाइलों और तोपों के साथ सैन्य अभ्यास किया है। पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के बीच मई में हुआ समझौता लीक हो गया है। अफगानिस्तान में तालिबान की मदद करने के बाद रावलपिंडी को भरोसा था कि तालिबान टीटीपी पर लगाम लगाएगा। इसके बजाय अफगानिस्तान में टीटीपी के हजारों सदस्यों को रिहा कर दिया गया। इसके बाद से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कई बार पाकिस्तानी सेना पर हमला किया। इसमें कई पाक सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। इसके बाद पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच एक गुप्त समझौता हुआ, जिसमें कहा गया कि पाक सेना टीटीपी से नहीं लड़ेगी। रूस की जनसंख्या कम हो रही है। इसे देखते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आबादी बढ़ाने की नई योजना लाई है। उन्होंने संकट से निकलने के लिए महिलाओं को 10 बच्चे पैदा करने के लिए कहा है। ऐसा करने वाली महिलाओं को 13 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। 10 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को मदर हीरोइन नाम का अवार्ड भी दिया जाएगा। यह अवार्ड दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान भी रूसी महिलाओं को दिया गया। उस समय भी रूस की जनसंख्या तेजी से घट रही थी। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यह अवार्ड बंद कर दिया गया था। कोरोना वायरस महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने कहा कि यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि कोरोना खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को अभी भी खुद को कोरोना से बचाने की जरूरत है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब एक बार फिर से कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। भारत में भी कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में दुनिया भर में 15,000 लोगों की मौत हुई है। खबर 40 में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।